हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं AK सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम RPSC फर्स्ट एड की जो फर्स्ट पेपर है एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले पेपर को पढ़ रहे हैं और हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है सामाजिक संगठन और नेतृत्व। तो शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। देखिए लास्ट जब मैंने क्लास ली थी तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले जो कल हमने क्लास ली थी उसमें क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर चल रहा है हमारा चौथा चैप्टर शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व। सामाजिक संगठन का अर्थ क्या है? यह व्यक्तियों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसमें सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित नियमों, भूमिकाओं एवं संबंधों के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। विद्यालय एक औपचारिक सामाजिक संगठन है। विद्यालय क्या है? एक औपचारिक सामाजिक संगठन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद्यालय एक सामाजिक संगठन है, कैसे पता चलेगा? विद्यालय के निश्चित उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, कौशल, मूल्य। औपचारिक संगठन होता है, औपचारिक संरचना होती है विद्यालय की। विद्यालय के आधिकारिक दायित्व होते हैं, नियम व अनुशासन होता है। विद्यालय में पदानुक्रम व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि प्रिंसिपल होता है और वाइस प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, लेक्चरर होते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरह से शिक्षक व्यवस्था पाई जाती है। फोर्थ क्लास होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं और कंप्यूटर निर्देशक भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं व्यवस्था में पाई जाती हैं, हायरार्की होती है और विद्यालय पर सामाजिक नियंत्रण होता है। SMC के माध्यम से विद्यालय पर सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि भाई विद्यालय जो है एक सामाजिक संगठन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक संगठन के प्रकार के बारे में बात करें तो विद्यालय में सामाजिक संगठन के या सामाजिक संगठन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जिसमें निश्चित समय होता है और कार्य होता है, उद्देश्य होते हैं, सरकार स्थापना करती है और संचालित होता है, तो उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। विद्यालय, आंगनवाड़ी, विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग औपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक संगठन में यानी जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, ना कोई कार्य है, वो इसी तरह से अपने भावनाओं के आधार पर चलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम विद्यालय के अनौपचारिक संगठन कहते हैं। और जिसमें आते हैं मित्र समूह, छात्र गुट और सहकर्मी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा सामाजिक संगठन विद्यालय में पाया जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या था? दोनों। आप पहली क्लास में आप देख सकते हो कि भाई हमने इसमें एक आपको लॉजिक के साथ बताया था कि भाई दोनों किस तरह से पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक संगठन की संरचना के स्तर कितने हैं? 3 प्रकार के स्तर हैं, प्रशासनिक स्तर, शैक्षिक स्तर, सहायक स्तर। प्रशासनिक स्तर मतलब प्रशासन का कार्य करता है, शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन समिति, प्राचार्य या शाला प्रधान। शैक्षिक स्तर में जो शिक्षा से जुड़े हुई व्यवस्था होती है उसे शैक्षिक स्तर कहते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी शैक्षिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। सहायक स्तर में कर्मचारी, पुस्तकालय और प्रयोगशाला सहायक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि आपको कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सामाजिक संगठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। विद्यालय अनौपचारिक सामाजिक संगठन है। प्राचार्य सहायक स्तर का सामाजिक संगठन बनाता है। शिक्षा विभाग सामाजिक संगठन का भाग नहीं है। तो देखिए पहला व दूसरा असत्य है। केवल 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 पहला असत्य है और दूसरा व तीसरा सत्य है और सभी कथन असत्य है। तो देखिए विद्यालय अनौपचारिक सामाजिक संगठन नहीं है। अनौपचारिक संगठन का प्रकार पाया जाता है लेकिन अनौपचारिक सामाजिक संगठन नहीं है। विद्यालय तो औपचारिक सामाजिक संगठन ही है। तो इसमें राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। प्राचार्य सहायक स्तर नहीं है, प्रशासनिक स्तर का होता है, प्रशासनिक स्तर का होता है। और शिक्षा विभाग सामाजिक संगठन का भाग नहीं है, नहीं, शिक्षा विभाग प्रशासनिक स्तर का सामाजिक संगठन का भाग है। तो ये तीनों ही कथन क्या हैं? असत्य हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या रहेगा? डी। तो इस तरह से हम ये इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम अगला जो टॉपिक है वह पढ़ेंगे विद्यालय में सामाजिक संगठन के उद्देश्य। विद्यालय में सामाजिक संगठन के उद्देश्य। विद्यालय में सामाजिक संगठन के उद्देश्य। भाई विद्यालय भी एक समाज है, तो विद्यालय में सामाजिक संगठन के उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय में सामाजिक
संगठन के उद्देश्य। भाई किस उद्देश्य के लिए विद्यालय सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करता है? तो पहला उद्देश्य होता है समाजीकरण का विकास करना। समाजीकरण का विकास विद्यालय का पहला उद्देश्य होता है, यानी छात्र में सामाजिकता के गुणों का विकास करना और छात्र को यह बताना कि समाज भी एक स्वरूप होता है, समाज छात्र समाज का हिस्सा है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? लोकतांत्रिक वातावरण बनाना। लोकतांत्रिक वातावरण बनाना। लोकतांत्रिक वातावरण बनाना। लोकतांत्रिक वातावरण बनाने का मतलब यह है कि विद्यालय में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, सभी बौद्धिक क्षमताओं के बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय में जब किसी बात पर निर्णय लिया जाता है तो ज़्यादातर छात्र जिस बात पर सहमत होते हैं उसी बात को माना जाता है। तो विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण बनाया जाता है। तो लोकतांत्रिक वातावरण, लोकतंत्र सिखाना बच्चों को, यह भी विद्यालय का क्या है? उद्देश्य होता है। सामाजिक नियंत्रण रखना विद्यालय का उद्देश्य है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण रखना विद्यालय का उद्देश्य है। और छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। यानी कि छात्र में लीडरशिप के गुण विकसित करना। विद्यालय छात्रों को इस योग्य बनाता है कि वह किसी कार्य को करने के लिए सामाजिक संगठन बना सकें, समूह बना सकें और लीडरशिप के रूप में उस कार्य को कर सकें, एक लीडर के रूप में उस कार्य को कर सकें। तो विद्यालय इस तरह की व्यवस्था करता है। तो विद्यालय में छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय का सामाजिक संगठन का उद्देश्य होता है। विद्यालय सहयोग की भावना का विकास करता है और सामाजिक समायोजन करता है। विद्यालय सहयोग की भावना का विकास करता है, यानी कि छात्र जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है। सहयोग की भावना का विकास होता है। विद्यालय में सहयोग की भावना का क्या होता है? विकास होता है। और विद्यालय सामाजिक समायोजन करता है। सामाजिक समायोजन का अर्थ यह है कि विद्यालय छात्र को इस योग्य बनाता है कि वह जिस समाज में रह रहा है उस समाज में वह अच्छा जीवन यापन कर सके, सभी के साथ व्यवहार कुशलता रखे, वह किसी तनाव में ना रहे, किसी भय युक्त वातावरण में ना रहे, भय मुक्त वातावरण में रहे, खुशहाल अपना जीवन जीने योग्य बने। तो इस तरह की व्यवस्था जो है विद्यालय में होती है। तो विद्यालय एक समाज में एक लघु रूप के रूप में कार्य करता है। समाज के सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए विद्यालय में एक सामाजिक संगठन स्थापित करना उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं इनको। यानी विद्यालय में सामाजिक संगठन के उद्देश्य क्या है? समाजीकरण का विकास करना, लोकतांत्रिक वातावरण बनाना, सामाजिक नियंत्रण रखना, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना और सामाजिक समायोजन के गुण विकसित करना विद्यालय में। तो यह सामाजिक संगठन के क्या होते हैं? विद्यालय के सामाजिक संगठन के उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं विद्यालय के सामाजिक संगठन के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक संगठन के कार्य क्या होते हैं। विद्यालय में सामाजिक संगठन के कार्य, अगला टॉपिक है हमारा, आप कॉपी लेकर लिखते रहो। विद्यालय में सामाजिक संगठन के कार्य, यानी विद्यालय में सामाजिक संगठन के क्या क्या कार्य होते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए मैं इस क्लास को उसी तरह से ले रहा हूँ जैसे आप ऑफलाइन की तरह पढ़ रहे हो, घर पर पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या किसी भी समय पढ़ रहे हो, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर नोट्स बना सकते हो और इन नोट्स का बार बार रिवीजन यदि आप करोगे तो आपको उस विषय की क्या है समझ स्थापित होगी और क्वेश्चन करने भी
बौद्धिक क्षमता का इस तरह से विकास होगा कि आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक, तो विद्यालय में सामाजिक संगठन के जो कार्य हैं उसके 3 प्रकार के कार्य हैं, शैक्षिक, सामाजिक और प्रशासनिक। विद्यालय में सामाजिक संगठन के 3 प्रकार के कार्य हैं। पहला कार्य है शैक्षिक कार्य। पहला कार्य कौन सा है? शैक्षिक कार्य है। दूसरा कार्य कौन सा है? सामाजिक कार्य है। दूसरा कार्य कौन सा है? सामाजिक कार्य है। और तीसरा कार्य है प्रशासनिक कार्य है। तीसरा कार्य कौन सा है? प्रशासनिक कार्य। तीसरा है प्रशासनिक कार्य। ये 3 प्रकार के कार्य जो है विद्यालय में सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय करता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य में क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं और नैतिक मूल्य शिक्षा देना। यानी कि विद्यालय में शैक्षिक कार्य क्या होते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्य शिक्षा देना, भावात्मक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, मूल्य शिक्षा देना विद्यालय में शैक्षिक प्रक्रिया का जो है वो कार्य है। और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, यह भी विद्यालय में शैक्षिक कार्य होते हैं। ठीक, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप से मतलब होता है कि वो क्रियाकलाप जो सीधे किताब से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। जैसे प्रार्थना सभा हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, बाल सभा हुआ, या फिर जो चर्चा, समूह चर्चा जो होती है, तो वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेल कूद का आयोजन हुआ, निबंध प्रतियोगिता हुई, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई रहती हैं, तो इसीलिए इनको पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो विद्यालय में शैक्षिक कार्य होते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, मतलब पढ़ाना और अधिगम करना। पढ़ाता कौन है? टीचर, और अधिगम कौन करता है? छात्र। तो पढ़ाता कौन है? टीचर, और अधिगम कौन करता है? छात्र। मूल्य शिक्षा देना, भावात्मक मूल्य शिक्षा देना, नैतिक मूल्य शिक्षा देना, ठीक है, और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराना विद्यालय में सामाजिक संगठन के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। तो शैक्षिक कार्य करता है विद्यालय, क्या करता है? शैक्षिक कार्य करता है। देखिए कितनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि विद्यालय शैक्षिक कार्य करेगा। सामाजिक कार्य क्या करता है? सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता बनाता है। ठीक, तो शैक्षिक कार्य में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करता है, राष्ट्रीय एकता बनाता है, अनेकता में एकता होती है, विविधता, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, छात्र पढ़ते हैं, अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं के छात्र पढ़ते हैं, तो विद्यालय सभी को पढ़ाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रीय एकता के रूप में विद्यालय कार्य करता है। सांस्कृतिक संरक्षण करता है, सांस्कृतिक संरक्षण करता है, सांस्कृतिक संरक्षण करता है, यानी संस्कृति के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। संस्कृति के बारे में बालकों को अवगत कराता है और बताता है कि भाई हमारी संस्कृति किस तरह की रही है, पुराने समय में हम किस तरह से रहते थे, आज हमें अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखना है, अच्छी बातों को कैसे ग्रहण करना है, और अपनी जो परंपराएं हैं उनको कैसे बना के रखना है। ठीक, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का भी कार्य करता है। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का कार्य भी करता है। सामाजिक परिवर्तन मतलब यदि समाज गलत दिशा की ओर जा रहा हो तो शिक्षा के माध्यम से समाज को सही मार्ग पर लाया जा सकता है। तो बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थीं, तो महान शिक्षकों ने, महान विचारकों ने, समाज सुधारकों ने शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से उस कुरीतियों को क्या किया? दूर किया। तो विद्यालय जो है वो सामाजिक परिवर्तन का भी क्या करता है? कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य में विद्यालय अनुशासन, समन्वय और संसाधन प्रबंधन करता है। प्रशासनिक कार्य में विद्यालय अनुशासन का कार्य करता है, यानी छात्र जो है वो अनुशासित होकर पढ़ें, टीचर भी अनुशासन में कार्य करें, और कर्मचारियों के मध्य समन्वय की भावना का विकास करता है विद्यालय, कर्मचारियों के मध्य समन्वय की भावना का विकास करता है, और संसाधनों का प्रबंधन करता है, संसाधन प्रबंधन करता है, संसाधन प्रबंधन करता है विद्यालय। तो विद्यालय सामाजिक संगठन के रूप में 3 प्रकार के कार्य करता है: शैक्षिक कार्य, सामाजिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। शैक्षिक कार्य क्या करेगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाता है।
मूल्य शिक्षा प्रदान करता है, मूल्य शिक्षा प्रदान करता है और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप करवाता है, सामाजिक कार्य राष्ट्रीय एकता बनाए रखता है, सांस्कृतिक संरक्षण करता है और सामाजिक परिवर्तन करता है। यदि समाज गलत दिशा में जा रहा है तो विद्यालय छात्रों में जागरूकता के माध्यम से विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का क्या करता है, कार्य करता है। विद्यालय अनुशासन करता है, समन्वय करता है और संसाधन प्रबंधन करता है। विद्यालय अनुशासन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है और संसाधनों का प्रबंधन स्थापित करने का भी विद्यालय क्या करता है, कार्य करता है। तो इस तरह से विद्यालय जो है वो सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक संगठन के तत्व। अगला टॉपिक है विद्यालय में सामाजिक संगठन के तत्व। विद्यालय में सामाजिक संगठन के तत्व, यानी विद्यालय में सामाजिक संगठन के कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, विद्यालय में सामाजिक संगठन के तत्व। विद्यालय में सामाजिक संगठन के प्रमुख 7 तत्व होते हैं। विद्यालय में सामाजिक संगठन के प्रमुख 7 तत्व होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है सदस्य। पहला उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ है कि विद्यालय एक निश्चित उद्देश्य के साथ, शिक्षा के उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाता है। फिर उस शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सदस्य मिलकर उसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। विद्यालय की सदस्यों की भूमिका होती है। विद्यालय कार्य सामाजिक संगठन के रूप में अपनी भूमिका का क्या करता है, निर्वाह करता है। विद्यालय सामाजिक संगठन के रूप में अपनी भूमिका का क्या करेगा, निर्वाह करता है। विद्यालय के मानदंड होते हैं। विद्यालय में संचार व्यवस्था होती है। विद्यालय के मानदंड होते हैं। विद्यालय में संचार व्यवस्था पाई जाती है। विद्यालय में क्या पाई जाती है, संचार व्यवस्था पाई जाती है। संचार व्यवस्था मतलब कि वहां से फोन वगैरह करना नहीं होता है, यानी विद्यालय के क्रियाकलापों की सूचना शिक्षा विभाग तक जाती है, शिक्षा विभाग के निर्देश विद्यालय तक आते हैं, तो उसके अनुसार जो है वो समय समय पर जो नियम चेंज होते हैं उनके अनुसार विद्यालय क्या होता है, संचालित होता है। विद्यालय में संचार व्यवस्था पाई जाती है। विद्यालय में नियंत्रण होते हैं। विद्यालय में अधिकार एवं उत्तरदायित्व होते हैं। विद्यालय में नियंत्रण प्रक्रिया पाई जाती है, नियंत्रण प्रक्रिया पाई जाती है और विद्यालय में अधिकार एवं उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि सभी शिक्षकों को और प्राचार्य को अधिकार दिए जाते हैं और उत्तरदायित्व भी होता है। उत्तरदायित्व भी होता है कि वह विद्यालय व्यवस्था जो है वो सही तरह से संचालित करें, विद्यालय को सही तरह से चलाएं। तो विद्यालय के सामाजिक संगठन के तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहला सामाजिक संगठन क्या है, उद्देश्य है। दूसरा क्या है, सदस्य। तीसरा भूमिका। चौथा मानदंड और पांचवा है संचार। पांचवा क्या है, संचार। और अगला जो उद्देश्य होता है वह नियंत्रण, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो विद्यालय में सामाजिक संगठन जो है वो पाया जाता है और विद्यालय के सामाजिक संगठन जो हैं वो होते हैं। तो कौन कौन से, उद्देश्य, सदस्य, भूमिका, मानदंड, संचार, नियंत्रण, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक संगठन की समस्याएं एवं उनका समाधान। विद्यालय में सामाजिक संगठन की, विद्यालय में सामाजिक संगठन की समस्याएं, यानी क्या क्या समस्या होती हैं, समस्याएं एवं उनका समाधान क्या है। विद्यालय में सामाजिक संगठन की समस्याएं एवं उनका समाधान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समस्याओं के बारे में बात करेंगे, समस्याएं के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम समाधान के बारे में बात करेंगे। उन समस्याओं का समाधान क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय की जो समस्या है, विद्यालय में सामाजिक संगठन की क्या क्या समस्या है। विद्यालय में अधिकारों का केंद्रीकरण हो जाता है कभी कभी और संवाद में कमी आती है। विद्यालय में अधिकारों का केंद्रीकरण, अधिकारों का केंद्रीकरण, अधिकारों का केंद्रीकरण
यानी अगर अधिकारी के पास, प्राचार्य के पास इतने अधिकार हो जाएं कि अधीनस्थ कर्मचारी जो है वो उनके हित भी प्रभावित हों, तो उसे अधिकारों का केंद्रीकरण कहा जाता है। तो यह विद्यालय की एक समस्या है, क्योंकि उस स्थिति में निरंकुश शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है और जो कर्मचारी है या शिक्षक है वह अच्छी तरह से कार्य नहीं करते, अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। कई बार विद्यालयों में कुछ सूचनाएं पहुंच पाती हैं, कुछ सूचनाएं नहीं पहुंच पाती, तो यह भी एक समस्या होती है। संचार में कमी, संचार में कमी यदि आ जाए तो विद्यालय जो संगठन है वह सही तरह से कार्य नहीं करता। विद्यालय में कई बार गुटबाजी भी होती है। आपने बहुत समय आपने देखा होगा, विद्यालय में बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें आधा स्टाफ एक गुट की तरह कार्य करता है और आधा स्टाफ एक गुट की तरह कार्य करता है, या 2 गुट होते हैं, 3 गुट होते हैं। तो जब गुटबाजी होती है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विद्यालय के कार्यों को प्रभावित किया जाता है, सही तरह से कार्य नहीं किया जाता। तो वह भी सामाजिक संगठन की क्या एक समस्या है। आगे हम बात करें, विद्यालय में अनुशासनहीनता यदि है, अनुशासनहीनता, तो भी सामाजिक संगठन अच्छा कार्य नहीं करेगा। विद्यालय में अनुशासनहीनता है, अनुशासनहीनता, तो भी विद्यालय में सामाजिक संगठन सही तरह से कार्य नहीं करेगा। और यदि विद्यालय में नेतृत्व का अभाव है, अच्छा नेतृत्व नहीं है, तो भी विद्यालय जो है वो सही तरह से कार्य नहीं करता। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो विद्यालय में देखी जाती हैं सामाजिक संगठन के रूप में। अधिकारों का कभी कभी केंद्रीकरण हो जाता है, संचार में कमी आ जाती है तो विद्यालय सही तरह से कार्य नहीं कर पाता, गुटबाजी होती है तो विद्यालय की जो कार्य है वो सही नहीं हो पाते, अनुशासनहीनता है तो विद्यालय में कार्य नहीं हो पाते, नेतृत्व का अभाव होता है तो भी विद्यालय में कार्य नहीं हो पाते। तो ये सामाजिक संगठन की कुछ समस्याएं हैं। अब इनका समाधान क्या है? इनका समाधान है लोकतांत्रिक वातावरण बनाना। इनका समाधान क्या है? लोकतांत्रिक वातावरण बनाना, यानी कि जिसमें सभी लोग सहमत हों उस कार्य को करना लोकतांत्रिक वातावरण कहलाता है। लोकतांत्रिक वातावरण बनाया जाएगा तो अधिकारों का केंद्रीकरण नहीं होगा और कर्मचारियों के हित प्रभावित नहीं होंगे, तो वह विद्यालय जो कार्य कर रहा है वह सही तरह से कार्य करता है। ठीक। सहभागी प्रबंधन करना, सहभागी प्रबंधन करना, सहभागी प्रबंधन का मतलब होता है कि विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट हो, जितने भी हों, वह अपना अपना योगदान विद्यालय की व्यवस्था में दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सहभागी प्रबंधन। क्या कहते हैं? सहभागी प्रबंधन। अगला है विद्यालय में प्रभावी नेतृत्व रखना। विद्यालय में प्रभावी यानी नेतृत्व के गुणों का विकास करना, प्रभावी नेतृत्व। विद्यालय में प्रभावी नेतृत्व रखना। अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो विद्यालय की जो संचालन व्यवस्था है वह भी बहुत अच्छी होंगी, विद्यालय बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक। विद्यालय में कोई भी निर्णय लिया जाए तो सबसे पूछकर लिया जाए। पारदर्शी निर्णय रखना, पारदर्शी निर्णय रखना। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया भी विद्यालय को आगे बढ़ाती है। तो विद्यालय में पारदर्शी निर्णय रखने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा भी जो है विद्यालय व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। विद्यालय व्यवस्था में कुछ इस तरह से कार्य किए जाएं कि कर्मचारी एक दूसरे से क्या लें? प्रेरणा लें। तो प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना, प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना, प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना। तो विद्यालय में जो समस्याएं हैं सामाजिक संगठन की, उनको समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से सामाजिक संगठन की समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक संगठन एवं अनुशासन, सामाजिक संगठन एवं अनुशासन। विद्यालय में सामाजिक संगठन एवं अनुशासन। देखिए, अनुशासन 3 प्रकार का होता है।
3 प्रकार का होता है। अनुशासन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है दंडात्मक, पहला कौन सा है? दंडात्मक, दूसरा निवारक और तीसरा आत्म अनुशासन। पहला कौन सा है? दंडात्मक, दूसरा है निवारक, तीसरा है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन। पहला कौन सा है? दंडात्मक, दूसरा निवारक और तीसरा है आत्म अनुशासन। तो देखिए, दंडात्मक अनुशासन का मतलब होता है कि दंड के द्वारा अनुशासन की प्रक्रिया को स्थापित करना। अगर बालक सही तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनकी पिटाई कर देना, तो बालक जो है वो सही तरह से कार्य करने लग जाएंगे। तो दंड के द्वारा यदि अनुशासन प्रक्रिया को स्थापित किया जा रहा है तो दंडात्मक अनुशासन। निवारक यानी किसी समस्या के निवारण से अनुशासन स्थापित हो रहा है तो वह निवारक अनुशासन। और आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन का अर्थ यह है कि विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो प्राचार्य है, चाहे वो कर्मचारी मतलब शिक्षक हैं, चाहे वो अन्य कर्मचारी हैं, वह स्वयं से सही कार्य करें, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करें। चाहे वो छात्र हैं, वह स्वयं से अनुशासित होकर पढ़ाई करें, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाएं, तो ऐसा अनुशासन सबसे ज़्यादा सफल होता है। तो सबसे अच्छा जो अनुशासन है, सबसे अच्छा जो अनुशासन है वह कौन सा होता है? आत्म अनुशासन। कौन सा होता है? आत्म अनुशासन। ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी की परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सबसे बढ़िया अनुशासन कौन सा होता है। तो सबसे बढ़िया जो अनुशासन है वो कौन सा होता है? आत्म अनुशासन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। सामाजिक नियंत्रण के, ये तो ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ते हैं, 1 मिनट और देख लेते हैं। यही ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने विद्यालय में सामाजिक संगठन के टॉपिक को हमने पूरा पढ़ा। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं ये क्लास आपको कैसी लग रही है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो गुरपत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, और कमेंट करें और लाइक्स जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक, मैं AK सर आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे भी बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो यदि आप कमेंट करते रहते हो तो संवाद के माध्यम से हमसे जुड़े रहते हो और हमें पता चलता है कि भाई सक्रियता से कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार।